हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल सुजय पाठक जी में स्वागत है। आज हम लोग पीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा के लिए एक सेट लाए हैं जो जीके और जीएस के लिए है। सेट नंबर 1 है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आपको कुछ न कुछ इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए चलते हैं तो अपने प्रश्नों की ओर देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना का जो लड़ाकू विमान है MiG-21 को सेवा से मुक्त किया गया है। इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। इसे कब शामिल किया गया था? तो 1963 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो 1963 में शामिल किया गया था। अच्छे, आगे चलते हैं। तो ये जो MiG-21 है, ये जो भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। क्या था? सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था पहला। अच्छे भी, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो किस राज्य सरकार ने पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार ने पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत किया है? तो ये किया है झारखंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो झारखंड के द्वारा किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? किस देश में किया गया है? तो ये श्रीलंका में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। कहाँ किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 2025 में चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? 2025 में चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये अपना भारत के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो अपना भारत के द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में, पाँचवा नंबर प्रश्न कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कितना रहा है? तो 131वां रहा है। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है? मतलब उपराष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद के तहत अपना त्याग पत्र दिया है? तो वो दिया है इन्होंने 67 के क के तहत दिया है। किसके तहत दिया गया? 67 के क के तहत दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा किया है? तो ये किया है 125 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा किया है। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अनीश दयाल सिंह का किया गया। किसको किया गया है? अनीश दयाल सिंह को किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन को कहाँ स्थापित किया गया है? भारत की पहली एमआरआई मशीन मैंने जो स्वदेशी रूप से निर्मित भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है इसे स्थापित किया इसे चलिए इसे स्थापित किया गया है AIIMS दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? AIIMS दिल्ली के द्वारा किया गया है। चलिए 10वां क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है? मोरन समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। किससे? असम। असम के सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, असम के सरकार द्वारा किया गया है। मोरन समुदाय जो है अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। असम में तो है ही, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी मोरन समुदाय पाए जाते हैं। ठीक है। आर्टेमिस समझौता में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? आर्टेमिस समझौता में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ है? तो बांग्लादेश शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ है? तो बांग्लादेश शामिल हुआ है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बैतरन घाटी कश्मीर के किस जिले में के अंतर्गत स्थित है? बैतरन घाटी कश्मीर के किस जिला में स्थित है? तो यह अनंतनाग में। कहाँ है? अनंतनाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? अनंतनाग में स्थित है। भारत उज्बेकिस्तान के मध्य डस्ट्रिक्ट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? डस्ट्रिक्ट अभ्यास से पहले जान लीजिए कि डस्ट्रिक्ट अभ्यास किसके के बीच होता है? तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है। और कहाँ किया गया है इस बार? तो यह किया गया है पुणे में किया गया। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में
किया गया है। कहाँ किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में किस बैंक द्वारा ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है? तो किस बैंक द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। अच्छा, ट्रेन का नाम क्या है? तो ट्रेन का नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। क्या नाम है? पंचवटी एक्सप्रेस नाम है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय पुणे में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। रामनाथ गोयनका रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से कुल कितने पत्रकारों को शामिल किया गया? तो कुल कितने पत्रकारों को शामिल किया गया है? तो ये 27 पत्रकारों को शामिल किया गया है। कितने पत्रकारों को किया गया है? तो 27 पत्रकारों को किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा एसी/एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किया गया? किस संविधान संशोधन किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो इस 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा किया गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 77वां संविधान संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में एसी/एसटी के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है। चलिए इसमें बताइए। तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्या किया गया है? 8वीं अनुसूची में 3 भाषा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को शामिल किया गया है। अच्छा, 72वां संशोधन द्वारा क्या किया गया है? 72वां संविधान संशोधन द्वारा, तो इसके द्वारा किया गया है कि त्रिपुरा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण व्यवस्था किया गया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन चलता है। विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों का 1/3 निर्धारित होता है। ये तो सही है। ठीक है, ये सही है। गलत को पूछ रहा है क्या? तो असत्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। इसलिए आगे चलते हैं। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई है। नहीं नहीं, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 निर्धारित किया गया। कितना किया गया है? तो ये 40 किया गया है। 40 सदस्यों को निर्धारित किया गया है। कितना? 40 सदस्य न्यूनतम होगा इनमें। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये भी तो सही होगा कि 30 वर्ष के लिए होता है। न्यूनतम आयु कितना? 30 वर्ष होता है। विधान परिषद में 30 वर्ष होता है। जैसे 18वां नंबर क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है? कौन सा अनुच्छेद है? नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है? तो ये देता है 43 के ख के द्वारा। किसके द्वारा? 43 के ख में सहकारी समिति का वर्णन किया गया। 43 के ख में सहकारी समिति का वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर की जन भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? तो संशोधन का प्रस्ताव लिया गया है किस देश से? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। किसके लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से संशोधन का प्रस्ताव लिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया था? यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ये मूल कर्तव्यों में किया गया। कहाँ? मूल कर्तव्यों में किया गया है। किसमें किया गया है? तो मूल कर्तव्य में इसका वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य क्या मान में है? तो भाग चौथा के ए में। क्या में? चौथा के ए में 51 के क में है। 51 के क में है। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक 86वां संविधान संशोधन द्वारा उसे एक और जोड़ दिया गया। ठीक है। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। कुछ स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को लाया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, VVI है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसके सिफारिश पर केंद्र के द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? कुछ केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? तो ये है कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल का कोलकाता जो है उसका अधिकार है। किसका अधिकार? पश्चिम बंगाल के कोलकाता का अधिकार है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता का अधिकार है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? मानव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन निम्न में से कौन थे? क्या लिखा? भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा।
रंगनाथ मिश्र थे। चलिए आगे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसको में हो जाएगा गोदावरी जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, जो पूरब से नहीं बहता है। चलिए आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को हाइलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। हाइलोफाइटा इसमें नहीं है, इसलिए इसमें कौन लगेगा? इनमें से कोई नहीं है। नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को हाइलोफाइटा से नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन को देखिए तो मेसोफाइटा जो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय में पाए जाने वाले वनस्पति होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले वनस्पति को मेसोफाइटा कहा जाता है। जीरोफाइटा जो है ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में पाए जाने वाले वनस्पति होते हैं। कुछ उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को जीरोफाइटा कहा जाता है। मेसोफाइटा तो हो गया, मेसोफाइटा जीरोफाइटा हो गया। और क्रायोफाइटा जो है ये टुंड्रा एवं शीत क्षेत्रों में पाया जाने वाला वनस्पति है। जो बर्फीला क्षेत्रों में पाया जाने वाला कौन है? तो क्रायोफाइटा कहलाता है। चलिए 26 नंबर क्या जाता है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा है, ये किस देश से होकर गुजरती है? तो मालदीव, गैबन और ब्राजील से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू है तो समझ आइए महासागर से संबंधित है। महासागर, तो महासागरों और उसके तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन को ब्लू कार्बन कहा जाता है। महासागरों तथा तटीय परिस्थितियों तंत्रों के द्वारा संग्रहित कार्बन को ब्लू कार्बन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही है? बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्न में से कौन से कोई कथन सही है? तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा सही सही है। पहला बोल रहा है उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में, ये तो सही है। चलिए, परिभोगिता स्तूप में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे। नहीं, परिभोगिता स्तूप में का उपयोग महात्मा बुद्ध के द्वारा किए जाने वाले वास्तु का संरक्षण किया जाता था। वास्तु का, इसमें उनके अवशेषों का नहीं किया जाता था। दूसरा नंबर गलत है। कहा कि परिभोक्ता स्तूप में बुद्ध के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वस्तु का संरक्षण किया जाता था, उनके अवशेषों को नहीं किया जाता था। भरहुत स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। भरहुत स्तूप उत्तर प्रदेश में नहीं, भरहुत स्तूप जो है वो उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। इसलिए हमारा सही एक हुआ, इसलिए इसका आंसर भी केवल बी हो जाएगा, एक नंबर। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्न में से किसके साथ होता है? शिक्षा का आरंभ किसके साथ होता है? तो ये शिक्षा का आरंभ जो होता है वैदिक युग में, वो उपनयन के द्वारा होता है। उपनयन संस्कार जब होता है उसके द्वारा शिक्षा का आरंभ हो जाता है। उपनयन मतलब जनेऊ धारण जिसको कहते हैं, वही उपनयन संस्कार होता है, जिसमें जनेऊ धारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई थी? क्योंकि विस्तार के आधार पर समेकन का नीति अपनाने वाला कौन था राजा था? तो ये था गयासुद्दीन बलबन। कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन था। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का रॉय खाली जगह के मंत्री थे। हरिहर एवं बुक्का किस राजवंश के किसके मंत्री थे? तो हरिहर एवं बुक्का जो थे वो कौंपिल्य का कौंपिल्य के मंत्री थे। किनके थे? कौंपिल्य के मंत्री थे। हरिहर एवं बुक्का जो थे वो कौंपिल्य के मंत्री थे, जो वारंगल के काकतीय राजवंश की सेवा में थे। जो वारंगल के काकतीय राजवंश की सेवा में थे, वारंगल के काकतीय राजवंश की सेवा में थे, इसलिए वो कौंपिल्य के मंत्री थे। चलिए आगे चलते हैं। तो मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। पहला नंबर क्या रहा? मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू किया गया था। 1571 में
नहीं किया जाता था। मत्स्यौद्यानी प्रणाली की स्थापना 1971 में नहीं, लेकिन माना जाता है 74 से 75 के बीच में माना जाता है। मत्स्यौद्यानी प्रणाली अकबर द्वारा 571 में शुरू न करके 74 से 75 में माना जाता है। चलिए दूसरा नंबर का रहा, पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 से 56 ईस्वी में हुआ था। तो ये तो सही है, 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो हेमू और अकबर के बीच हुआ था। अकबर की तरफ से कौन आया था लड़ने? तो बैरम खां के नेतृत्व में किया गया था। किसके द्वारा? बैरम खां का नेतृत्व किया गया था अकबर की तरफ से, और हेमू के बीच लड़ा गया था द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो 1556 में लड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे। महाराणा प्रताप सिंह जो थे वो बाबर के समकालीन नहीं थे। महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन नहीं थे, क्योंकि वह अकबर के समकालीन थे। कब किसके? अकबर के। महाराणा प्रताप जो थे वो अकबर के समकालीन थे। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? केवल दो, केवल दो सही रहेगा। ठीक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो इनको सम्मानित किया था रायगढ़ में। कहाँ किया गया था? तो रायगढ़ में किया गया था। कहाँ? रायगढ़ के किला में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो 1882 में शैक्षणिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने किया था? हंटर आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? तो लिप्पन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1882 ईस्वी में हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। कब? 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तब विलियम हंटर की अध्यक्ष थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर थे। ठीक है। आगे चलते हैं। इस आयोग ने क्या कहा था? तो इस आयोग ने मौलिक शिक्षा के विस्तार और निजी संस्थानों को बढ़ावा देने का सिफारिश किया था। किसके? मौलिक शिक्षा का विस्तार करना और निजी संस्थानों को बढ़ावा देने के बाद कहा था। हंटर आयोग के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी? बिना मुकदमा के कितने दिनों तक हिरासत में रखने को अनुमति दिया गया था? तो 2 वर्षों तक रखने की अनुमति दिया गया था। कितना वर्षों तक? 2 वर्षों तक रखने की अनुमति दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो कहा गया, 1700 विनिमय अधिनियम, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। विनिमय अधिनियम 1773 के तक ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप किया गया था। 1773 में किया गया था। विनिमय अधिनियम 1773 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। तो 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान संविधान लिखी, जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित है? स्वतंत्र उपनिवेश पर दर्जा देने पर आधारित है। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिनव भारत सोसाइटी जो है इसके बारे में विचार करना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्या कह रहा है? यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति के विश्वास रखता था। तो हाँ, ये सही है। ये समाजवादियों का एक समुदाय था और सशस्त्र क्रांति पर विश्वास रखता था। चलिए अगला कुछ कह रहा है। इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो नहीं, ये गलत है। नंबर गलत है। इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने नहीं किया था। इसकी स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसकी स्थापना जो किया गया था तो इसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला, इसकी स्थापना दो व्यक्ति ने किया था, बीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है। बीडी सावरकर के द्वारा मित्र मेला का नाम बदलकर वही अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। वैसे बीडी सावरकर ने इनका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं। तो तीसरा क्या करा? मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। देखिए ये सही है। क्या ये सही है? 1904 में किया गया था इसका नाम बदल के। तो इसको में क्या आंसर हो जाएगा? तो 1 और 3, 1 और 3।
1 और 3 आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी शाहजहां सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी शाहजहां सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी शाहजहां सरस्वती ने इसकी स्थापना किया था। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करने के लिए क्या कह रहा है? सूची 1 में पतन दिया गया और आज कौन सा पतन किस राज्य में है, इसका मिलान करना है। तो पहला नंबर क्या है? भटकल। भटकल जो है ये है कर्नाटक का। भटकल कहाँ का है? तो ये लगेगा कर्नाटक। 1 का 3, तो 1 का 3 कहाँ है? 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3 एक ही जगह है, तो इसको आंसर सी हो जाएगा। और इसको मिला देते हैं। तभी कुछ है अलेप्पी। अलेप्पी जो है, अलेप्पी जो है ये केरल राज्य में है। कहाँ है? अलेप्पी जो है वो केरल राज्य में है। और इसके बाद फिर है काकीनाडा। काकीनाडा जो है वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ हो जाएगा? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में कुक्कीतोरिन इसे सॉरी तूतीकोरिन स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलपक्कम। कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलपक्कम। कोडेकनाल और कलपक्कम दोनों तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? कोडेकनाल और कलपक्कम दोनों तमिलनाडु में स्थित है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में किया था। कब किया था? 1992 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। ये भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? 2 सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है परमवीर चक्र और महावीर चक्र। कौन है? परमवीर चक्र और महावीर चक्र। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो माइकल मधुसूदन दत्त, क्वेश्चन का माइकल मधुसूदन दत्त जो सूची दूसरा में मिलाना है, तो ये क्या होगा? प्रख्यात कवि थे। माइकल मधुसूदन दत्त जो थे वो एक के दो मिलाएगा तो कौन सी प्रख्यात कवि थे? ये क्या लिखा? प्रख्यात कवि, ठीक है। दूसरा नंबर पे है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो है वो क्या है? नंदलाल बोस जो है वो चित्रकलावादी है। कौन है? नंदलाल बोस चित्रकलावादी है। चित्रकलावादी है, तो ए नंबर हो जाएगा। फिर लच्छू महाराज। लच्छू महाराज क्यों जी है? तो लच्छू महाराज जो है प्रमुख कथक है। कथक प्रमुख कथक कौन है? तो लच्छू लाल महाराज जी है। लच्छू महाराज जी है प्रमुख कथक है। चलिए पंकज अगला है पंकज मलिक। पंकज मलिक जो है वो पहुंचे हैं प्रमुख संगीतज्ञ है। प्रमुख संगीतज्ञ है, ठीक है। हम फिर से बोल देते हैं। माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त जो है वो है प्रख्यात कवि है। फिर नंदलाल बोस जी चित्रकलावादी है। नंदलाल बोस को जो है तो चित्रकलावादी से संबंधित है। लच्छू महाराज प्रख्यात कथक हैं। कौन? लच्छू महाराज प्रख्यात प्रख्यात कथक हैं। और पंकज मलिक। पंकज मलिक जो हो गए वो प्रमुख संगीतज्ञ हो गए। कौन हो गए? प्रमुख संगीतज्ञ हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार? 2 1 4 3। 2 1 4 3 पहला ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित के शासित प्रदेशों को लिंगानुपात की घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको देखते हैं तो कौन हो जाएगा था? अंडमान निकोबार का लिंगानुपात कितना है? तो है तो 876 है। कितना है? 876, ठीक है। उसको बाद जाते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसका कितना हो जाएगा? तो लक्षद्वीप का हो जाएगा लक्षद्वीप का हो जाएगा 947। 947 हो जाएगा। 947 लक्षद्वीप का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? तो चंडीगढ़ का लिंगानुपात हो जाएगा 818। कितना हो जाएगा? 818 इसका हो जाएगा चंडीगढ़ का। और इसका पुदुचेरी। पुदुचेरी का कितना हो जाएगा? तब पुदुचेरी का लिंगानुपात हो जाएगा 1037।
कितना हो जाएगा, तो इसके अनुसार देख लीजिए कौन सही होगा। तो 3, 2, 1, 4 इसका सही होगा आंसर। कौन होगा? 3, 2, 1, 4 इसका सही होगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला प्रयोगशाला केंद्र कहाँ स्थित है? उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुलमर्ग में। कहाँ स्थित है? तो गुलमर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी IPCC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन आकलन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। तो हाँ, एकदम सही है, यह अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसे वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भी सही है, 1988 में WMO के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ? 49 प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़ते हैं। पहला कुछ कह रहा है, यह केवल नाभिकीय आवेश का निर्भर करता है। तो नहीं, ये नाभिकीय आवेश पर खाली निर्भर नहीं करता। ये आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है। तो हमें बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। यह एक समूह से नीचे नीचे की ओर जाने पर घटता है। एकदम सही है। और यह संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है। एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या पूछा जा रहा है? हम लोग को पूछा जा रहा है कि ये इसमें से सही कौन नहीं है। तो इसको में ए नंबर सही नहीं है। नाभिकीय आवेश पर निर्भर नहीं करता है। कुछ कराइए। तो यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। तो नहीं, ये खाली नाभिकीय सिर्फ नाभिकीय अवशेष पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर के जो कार्य, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो सोडियम जो हो गया वो हो गया धातु। धातु हो गया तो मतलब क्षारीय हो जाएगा। और जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2O। तो सोडियम का जो है तो Na प्लस H2O। क्या बनेगा? बनेगा इसका क्या बनेगा? तो NaOH प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है, धातु जो है वो धातु जल में क्रिया होगा सोडियम और तो H2। तो H2 H यहाँ भी है तो यहाँ 2 लगा दीजिए। यहाँ भी 2 लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा? 2Na प्लस H2O से क्रिया करेगा तो क्या बचेगा? तो 2NaOH बनेगा। ठीक है, तो एक इसका क्या होगा आंसर? और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कौन सा होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो इसको में क्या लिखा है? क्लोरीन गैस तथा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड विलयन बनाता है। क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाता है। नहीं, गलत हो गया। केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। तो केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, बिन हाइड्रोजन तो निकल रहा है। चलिए, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड विलयन बनाते हैं। हाँ, ये हो गया हाइड्रोजन गैस और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड निकलता है, बनता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन में चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु एक अधातु है? तो मतलब ये पता लगाना है कि कौन अधातु होगा। तो धातु जो होगा वो 1 से 4 के बीच में आवेगा। और अधातु होगा वो 5 से 8 के बीच में आवेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अंतिम का कोर्स पढ़ते हैं। तो अंतिम का कोर्स पढ़ना है तो 1 से 4 के बीच में आना चाहिए। तो क्या होना है? 3। 3 आ रहा है तो ये धातु होगा। पहले तो ये क्या हो जाएगा? ये धातु हो जाएगा। हमको ढूंढना क्या है? तो अधातु ढूंढना है। और ढूंढने के लिए 3 हो जाएगा तो नहीं होगा। 4 होगा, ये भी नहीं होगा। और 1 होगा तो नहीं होगा। कौन होगा? तो C नंबर होगा, 5 नंबर। 5 से 8 के बीच में देखा जाए, क्या 5 से 8 के बीच में जो रहेगा। तो 5 है तो कौन हो जाएगा? अधातु हो जाएगा ये। अच्छा, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक नहीं है? कौन सा अम्ल अम्ल क्षार सूचक नहीं है? कौन सा जो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक नहीं है? जो अम्ल और क्षार के बारे में नहीं बताता है वो कौन सा है? तो स्टार्च पेपर। स्टार्च पेपर है जो अम्ल और क्षार पेपर, अम्ल और क्षार सूचक नहीं है। ठीक है,
स्टार्च पेपर जो है वो अम्ल और क्षार सूचक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो Na2O एक ऑक्साइड है। Na2 मतलब Na2O एक ऑक्साइड है, तो कुछ है मैंने सोडियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है कुछ, इसको सोडियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड जो है वो किस चीज़ का ऑक्साइड है, तो ये हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। क्षारीय ऑक्साइड ए नंबर पे है, तो क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन यौगिकों में आमतौर पर खाली जगह नमी नहीं पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में आमतौर पर क्या चीज़ नहीं पाया जाता है, तो वो आयनिक बंधन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, तो आयनिक बंधन नहीं पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में आयनिक बंधन नहीं पाया जाता है। हैं आगे चलते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है निस्तापन। क्या कहा जाता है, तो निस्तापन। निस्तापन कहाँ है, हाँ निस्तापन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है, तो कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है, तो कौन सा तत्व है, तो यह कैल्शियम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? कैल्शियम है, सबसे अधिक क्रियाशील है कैल्शियम। ठीक है, आगे चलते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 होता है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, तो इसका द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये होगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। क्या हो जाएगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा हो जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा वास्तविक, छोटा और उल्टा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित है? जूल के तापन के नियम पर आधारित है, कौन सा है? बिजली प्लग एवं स्विच जो होता है। चलिए आगे चलते हैं। द्रव्यों के घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव्यों के घर्षण को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? श्यानता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्यानता। श्यानता सबसे अधिक हो जाता है। जो गाढ़ा भूत होता है उसको श्यानता कहते हैं। जैसे में मध में श्यानता अधिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तो 60 नंबर में क्या कह रहा है कि कहता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, तो ये प्रतिरोधकता समान रहेगी। किसी भी तार को 4 बराबर भागों में काट दिया जाए तो तार की लंबाई परिवर्तित हो जाती है, लेकिन तार का प्रतिरोध समान रहता है। तार का लंबाई में परिवर्तन होता है, लेकिन तार का प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग अपने कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर का आप लोग कमेंट में दीजिएगा 61 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है, कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है, तो लिखिए किसकी इकाई है जो ऊर्जा के इकाई के समान होता है, तो कार्य। क्या किसका हो जाएगा, तो कार्य का हो जाएगा। ऊर्जा किसी तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करता है। किसी भी तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा को समानांतर गति करती है, कि तक किसके समानांतर करती है, तो अनुदैर्ध्य के, किसका? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य के समानांतर चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा आहार घटक है जो प्रति ग्राम मनुष्य में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा वसा। वसा जो है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम एनर्जी देता है। कितना? 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम एनर्जी देता है। कौन? वसा देता है। और यही माने तो हमें प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से ऊर्जा जो होता है वो 4 किलो प्राप्त होता है। कितना होता है? 4 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। 4 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या करा है? 65 नंबर। रंगहीन लवक का क्या कहा जाता है? रंगहीन लवक जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो रंगहीन लवक लवक को ल्यूकोप्लास्टिड्स क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोप्लास्टिड कहा जाता है। रंगहीन लवक को प्लास्टिड्स कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्टिड कहा जाता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो ग्लूकोज अणु, चलिए आज सॉरी ऑप्शन को बता देते हैं। तो एपिकोप्लास्टिक क्या कहा जाता है, तो लिपिड के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका में आता है।
कौन बनाता है? एपिकोप्लास्टिक, ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्टिक, क्लोरोप्लास्टिक जो है इसका क्या काम है? यह पौधा कोशिका का अंग होता है जो प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से अपेक्षाकृत स्थिर रासायनिक ऊर्जा में प्रवेश करता था। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या कई फूलों फलों के पीले, रंगीन और लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फूलों के रंग के लिए क्रोमोप्लास्ट जिम्मेदार होता है। चलिए, ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किसमें टूट जाता है? तो ये पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? तो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। अच्छा, पायरुविक अम्ल में टूट जाता है, जिसको पायरुविक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है? तो C3H4 और O3। पायरुविक अम्ल का क्या हो जाएगा? पायरुविक अम्ल का हो जाएगा C3H4O3, ठीक है। पायरुविक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? C3H4O3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो किस विष उत्पाद के कारण होता है? टेटनस जो होता है किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण होता है। अच्छा, कौन सा जीवाणु होता है? तो ये तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी किसके द्वारा होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा यह रोग होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन कहते हैं 68 नंबर में, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेशीय बल। क्या कहा जाता है? पेशीय बल कहा जाता है। निम्नलिखित फूलदार पौधों में से कौन कौन लता का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा लता का उदाहरण है? या आप हमें बताइए कि कौन सा लता का उदाहरण है। 69 नंबर क्वेश्चन भी, और एक पहले भी मतलब हमने 61 नंबर क्वेश्चन दिया था, उसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर करें, ठीक है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? सरीसृप वर्ग से संबंधित कौन सा जानवर नहीं है? तो ये हो जाएगा मेढक। कौन संबंधित नहीं है सरीसृप में? तब मेढक हो जाएगा इसका आंसर। मेढक, मेढक जो है सरीसृप में नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं। अच्छे से विभेदित ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? अंततः जो बीज बनता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फैनरोगैम। कहा कहा जाता है? फैनरोगैम। क्या कहा जाता है? फैनरोगैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैनरोगैम कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतकों की मरम्मतों में मदद करता है? ऊतक की मरम्मत में कौन सा मदद करता है? तो एरियोल के कौन सा करता है ऊतकों की मरम्मत में? एरियोल करता है। कौन करता है? एरियोल। ऊतकों की मरम्मत में कौन करता है? तो एरियोल करता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? तो ये डेंड्रॉइट, डेंड्रॉइट में होता है। न्यूरॉन के किस भाग में? तो डेंड्रॉइट के द्वारा किया जाता है। सूचना प्राप्त कहाँ होता है? तो डेंड्रॉइट के द्वारा किया जाता है। अच्छा, 74 नंबर, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? मतलब असत्य हमें चुनना है। कौन है? पहला नंबर कह रहा है कि निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक होता है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ए नंबर होगा। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है कराता है। तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण कराता है? तो NSSO कौन करता है? तो NSSO के द्वारा कराया जाता है। बस आज के लिए इतना ही है, और फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर भी करें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।